अगर कोई व्यक्ति 5 साल से ज्यादा जेल में हो और अब तक उसका जो है ट्रायल भी पूरा ना हुआ हो, तो क्या उसे बेल मिलनी चाहिए? इस सवाल के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि डीले अब बेल का ट्रम्प कार्ड नहीं होगा, कि अगर डीले हो भी रहा है तो उस वजह से आपको बेल मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? और अगर कोर्ट साफ साफ ये कह दे कि कॉन्स्पिरेसी में किसी व्यक्ति की जो अभियुक्त है उसकी पोजीशन ज्यादा मायने रखती है, न कि कस्टडी की जो अवधि है वो मायने रखती है, तो ये कानून को किस दिशा में लेके जाता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन खींच दी है। कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल देने से साफ मना कर दिया है, लेकिन 5 अन्य अक्यूज्ड को बेल दे दी गई है। दिल्ली रायट्स लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में यह सिर्फ बेल ऑर्डर नहीं है, यह फैसला है यूएपीए, आर्टिकल 21, नेशनल सिक्योरिटी और पर्सनल लिबर्टी की सीमाओं का। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि क्यों ट्रायल डिले ऑटोमेटिक बेल नहीं होता है और आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी का क्या मतलब है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सेक्शन 43 डी क्लॉज 5 यूएपीए का वो एक क्यों मजबूत दीवार है, ऐसे मामलों के अंदर बेल मिलने से क्यों रोकता है, और कोर्ट कैसे आर्किटेक्ट और फैसिलिटेटर में फर्क कर रही है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जजमेंट आने वाले सालों में यूएपीए बेल जूरिस्प्रूडेंस को बदल के रख देगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। ये कोई पॉलिटिकल सेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी विश्लेषण है, तो आप उस चीज के हिसाब से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला किस बारे में है। ये केस जुड़ा हुआ है फरवरी 2020 दिल्ली रायट के मामले से, जहां पर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सीए प्रोटेस्ट, एंटी सीए प्रोटेस्ट के बाद जो दिल्ली रायट्स हुए थे उसके बारे में है, और सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे और भारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ था। दिल्ली पुलिस का इस मामले के अंदर आरोप था कि इन रायोट के पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, बड़ा षड्यंत्र था, और इस कॉन्स्पिरेसी में कई सो कॉल्ड स्टूडेंट एक्टिविस्ट, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग आरोपी बनाए गए, और इन पर आरोप लगाए गए थे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत, और उसके साथ साथ भारतीय दंड संहिता 1860 के गंभीर सेक्शन के तहत। और इस मामले के अंदर जो आरोपी थे वो थे उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरन हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, और कई और लोग भी थे। कई अक्यूज्ड को इस मामले के अंदर पहले ही बेल मिल चुकी थी, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम और 5 साल से ज्यादा समय जेल से वो बिता रहे थे, जेल में बिता रहे थे, और दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। यह बात भी आपको पूरी बैकग्राउंड पता है। इसके बाद यह मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में बेल लेने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फाइनल आदेश आया है वो क्या है, और उसके पीछे की पूरी कहानी को बड़े बारीकी तरीके से समझने वाले हैं। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? सेशन बिल्कुल ठीक लग रहा है तो बताइएगा। अभी अपने दूसरे स्टूडियो से सेशन को लाइव करने की कोशिश की थी, उसमें थोड़ी टेक्निकल इशू आ गया था, तो आपके सामने मेन स्टूडियो से हम सेशन लेके आए हैं, क्योंकि जो नॉलेज है वो जारी रहनी चाहिए, उसका अवेयरनेस जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर क्या है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्प्लिट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। स्प्लिट ऑर्डर जनरली में कानून की भाषा में ये कहते हैं कि जब जजेस बटे होते हैं, मगर आज के फैसले में जजेस नहीं बटे हुए, फैसला ही बटा हुआ है कि कुछ लोगों को बेल दे दी गई है, कुछ लोगों को बेल नहीं दी गई है। इसलिए हमने पीछे स्क्रीन पे इसको स्प्लिट ऑर्डर के रूप में लिखा हुआ है, स्प्लिट वर्डिक्ट के रूप में लिखा हुआ है। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड लेकिन साफ फैसला दिया है। बेल डिनाई किसको की गई है? उमर खालिद को और शर्जिल इमाम को, और बेल दी गई किसको है? गुलशिफा फातिमा को, मिरान हैदर को, शिफाउर रहमान को, मोहम्मद सलीम खान को और शादाब अहमद को। यहां पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो सभी एक्यूज्ड है, किसी भी मामले के अंदर जो सभी एक्यूज्ड होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, अलग एक्यूज्ड अलग तरीके के होते हैं। और यूएपीए के तहत बेल एक्यूज्ड स्पेसिफिक होती है, केस स्पेसिफिक नहीं होती है। और ना कि कलेक्टिव, सभी जो आरोपी हैं उनके सभी कलेक्टिव ग्राउंड को देखने, बल्कि एक्यूज्ड ने क्या काम किया है, क्या गतिविधि रही है, उसके बेस पर एक्यूज्ड स्पेसिफिक, अभियुक्त स्पेसिफिक बेल दी जाती है या नहीं दी जाती है यूएपीए के तहत। ना आइडियोलॉजी के बेस पर बेल दी जाती है, ना प्रोटेक्शन बेस्ड, प्रोटेस्ट बेस्ड यूएपीए के तहत बेल दी जाती है। और यहां पर कोर्ट ने माना कि कुछ एक्यूज्ड केवल लोकल फैसिलिटेटर थे, जबकि कुछ एक्यूज्ड यहां पर सेंट्रल प्लानर थे और आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स थे पूरे प्रोटेस्ट के और पूरे रायट के। और यही फर्क है जो आज के इस फैसले की पूरी नींव बना है, उसको अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। मेरे प्रयास आपको पसंद आते हैं, जो हम आपके लिए सेशन लाते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और आपका कोई सवाल है, कोई प्रतिक्रिया है, तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब मामले के बारे में समझते हैं कि जो कोर लीगल इशू क्या था इस पूरे केस के अंदर। वो पूरा सेंट्रल इशू है धारा 43 डी सब सेक्शन 5 किसका, यूएपीए एक्ट का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 43 डी क्लॉज 5 के तहत। और यही इस पूरे मामले की रीड है। और ये प्रोविजन क्या कहता है, ये प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोर्ट को ये लगे कि जो एक्यूजेशन है, जो आरोप लगे हैं, वो प्रिमा फेसाई यानी कि प्रथमा दृष्टिया जो है वो सच है, तो बेल नहीं दी जा सकती है। कि मतलब जो आरोप लगाए गए हैं आरोपियों के ऊपर यूएपीए एक्ट के तहत, और अगर कोर्ट को यह लगे कि ये आरोप जो है प्रथम दृष्टिया सच हैं, प्राइमा फेसी ट्रू है, तो ऐसे मामलों के अंदर जो अभियुक्त है उसको बेल नहीं दी जा सकती। यानी कि बेल ना देने पर एक स्टैट्यूटरी एम्बार्गो है। कि मतलब अगर प्रथम दृष्टिया कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से वो सच हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बेल नहीं दी जाएगी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बेल स्टेज पर डिफेंस आर्ग्यूमेंट नहीं देखे जाते। कोर्ट केवल जो है वो प्रोसिक्यूशन के मटेरियल देखती है। टेस्ट ऐसे मामलों के अंदर होता है प्रेमा फेसाई का, फाइनल प्रूफ का नहीं होता। अगर प्रथम दृष्टिया देखने पर भी ऐसे मामलों के अंदर यूएपीए के मामलों में लग जाए कि जो एक्यूजेशन लगी है, अभी केस का कोई डिसीजन नहीं आया है, प्रथम दृष्टिया देखने पर लग जाए कि हाँ भाई जो आरोप हैं वो सच, सही में आरोप सच ही लगते हैं, तब ऐसी स्थिति के अंदर बेल नहीं दी जा सकती। कोर्ट का शब्दों में अगर कहें तो डिले जो है वो प्रेमा फेसाई केस को खत्म नहीं करता है, और सामान्य क्रिमिनल लॉ के अंदर जो लंबी कस्टडी बेल होती है वो पक्ष में जाती है। देखिए यहां पर आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, एक सामान्य क्रिमिनल मामला और ये यूएपीए वाला अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का। सामान्य अगर क्रिमिनल लॉ का कोई मामला होता, कोई अपराध का मामला होता, तो उसके अंदर बेल दे दी जाती लंबे समय तक, अगर बंदा कस्टडी में है तो वहां पर ग्राउंड बनता है। बट यूएपीए एक अलग तरीके का लॉ है, स्पेशल लॉ है, और उसके तहत प्रावधान ये है कि अगर लंबी अवधि तक कोई जेल में भी रहे, ट्रायल भी रहे, सब जुडिस भी रहे, तब भी बेल नहीं दी जा सकती। कब नहीं दी जा सकती, अगर प्रथम दृष्टिया देखने पर यह लगे कि भाई जो आरोप लगे हैं वो सच ही लगे हैं। अच्छा, अब जब आज की सुनवाई चल रही थी, जब कोर्ट अपना फैसला सुना रही थी, तो कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात बोली कि डिले क्यों ट्रम्प कार्ड नहीं है। कि अगर यूएपीए के मामलों के अंदर ट्रायल में देरी हो रही है, फैसला आने में देरी हो रही है, तो डिले क्यों ट्रम्प कार्ड नहीं है बेल देने के लिए। और यही जो बात अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये आज के फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक्यूज्ड अभियुक्त की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि हमारा जो ट्रायल है वो बहुत लंबा खिंच रहा है, चार्जशीट जो है हजारों पेजेस की है, सैकड़ों विटनेस हैं, सैकड़ों गवाह हैं, और जल्दी ट्रायल खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, और इसलिए हमें बेल दी जाए, ऐसा अभियुक्तों की तरफ से कहा गया। और उन्होंने अपनी दलील देते समय कोर्ट के सामने केस का रिलायंस किया, केस का जिसके ऊपर जिस दूसरे केस का हवाला दिया, केस का नाम था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब का केस है। ये
21 का केस है, लेकिन इस केस की दलील को और इस केस की ज़िरह को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इस आर्ग्यूमेंट को माना ही नहीं और कोर्ट ने कहा कि डिले का मतलब ऑटोमेटिक बेल नहीं होता है। यूएपीए मामलों के अंदर अगर देरी हो रही है ट्रायल में फाइनल डिसीजन आने में, तो ऐसे मामलों के अंदर ऑटोमेटिक बेल नहीं हो सकती। डिले का मतलब ऑटोमेटिक बेल नहीं होता। यह केवल जुडिशियल स्क्रूटनी को ट्रिगर करता है कि मतलब अगर डिले हो रहा है तो वहां पर न्यायिक पर्यवेक्षण यानी कि न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। यह कह रहा है कि अगर डिले हो रहा है तो बेल मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और इस केस के अंदर जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने 4 बैलेंसिंग फैक्टर्स बताए। ध्यान से समझिएगा, क्या बैलेंसिंग फैक्टर बताए कि बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कि अपराध की गंभीरता क्या है, दूसरा एक्यूज्ड की भूमिका क्या है, और प्रथम दृष्टया केस की स्ट्रेंथ क्या है, कितना मजबूत है प्रथम दृष्टया केस, और चौथा क्या कस्टडी डिस्प्रोपोर्शनेट हो गई है, मतलब जो पुलिस की कस्टडी में है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की कस्टडी में है या फिर जेल में है, क्या वो कस्टडी जो है अभियुक्त की वो डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब बहुत लंबी हो गई है, और डिस्प्रोपोर्शनेट इन द सेंस कि जितने उसके ऊपर आरोप नहीं है उससे ज्यादा लंबे समय तक रह गया है। जब तक ये सभी फैक्टर आजादी के पक्ष में, लिबर्टी के पक्ष में ना हो, बेल नहीं दी जा सकती, कोर्ट ने साफ कहा। और कोर्ट ने यह बात भी स्पष्ट की कि के ए नजीब का केस कोई मैकेनिकल रूल नहीं है। अगर डिले ही बेल का आधार बन जाए तो सेक्शन 43 क्लॉज डी सब सेक्शन 5 यूएपीए निष्प्रभावित हो जाएगा। मतलब समझिएगा कि कोर्ट ये कह रहा है कि अगर हमने के ए नजीब केस की दलील को मान लिया कि अगर सुनवाई में देरी हो रही है, फाइनल डिसीजन आने में देरी हो रही है, बहुत केस लंबा खिंच रहा है, तो उस केस में तो कहा गया था कि ऐसे मामलों में बेल दे दी जानी चाहिए। मगर यूएपीए के रेफरेंस में आज जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम के ए नजीब की दलील को मानते हैं तो जो अल्टीमेटली जो है हमारा स्पेशल लॉ है यूएपीए, इसकी धारा 43 डी का सब सेक्शन 5 जो है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। और वो सेक्शन 43 डी सब सेक्शन 5 यूएपीए का क्या कहता है कि अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया जो अभियुक्त के ऊपर आरोप लगे हैं, चार्जेस लगे हैं, अगर वो सच लगे तो बेल नहीं दी जाएगी। मतलब समझ रहे हो, आज के फैसले से एक बात तो पक्की है कि जो ये दो अभियुक्त हैं, चाहे शर्जिल इमाम हो चाहे उमर खालिद हो, कोर्ट को लग गया है कि हाँ भाई प्रथम दृष्टया इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही लगे हैं। एक स्टेटमेंट तो ऑनलाइन वायरल भी बहुत हो रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां पर असम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि असम को इंडिया से अलग, ऐसी डिवाइसिव बातें करेंगे तो ऑब्वियसली देश के लिए खतरा है ये लोग। ऐसी स्टेटमेंट दे के लोगों को उकसाने, कानून को अपने हाथ में लिया है तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आगे और भी बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करना है मुझे इस सेशन के अंदर, आपके साथ और काफी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अब मेरे को एक बात कमेंट सेक्शन के अंदर आप जवाब दीजिएगा। आप सेशन देखते हैं, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए करिए। एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए, आप सच्चे मन से दीजिएगा एक सच्चे भारतीय के रूप में। क्या आपको लगता है कि लंबी जेल कस्टडी के बाद बेल अपने आप मिल जानी चाहिए, चाहे मामला नेशनल सिक्योरिटी का ही क्यों ना हो, चाहे यूएपीए का ही क्यों ना हो? क्या यूएपीए जैसे स्ट्रॉन्ग कानून वाले मामलों के अंदर लंबे जेल में रहने की वजह से बेल मिलनी चाहिए क्या? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब आगे बात करते हैं हम उस फर्क की जिसने इस पूरे केस को डिसाइड किया, और इस पूरे केस को डिसाइड करने में सुप्रीम कोर्ट की मदद की बात कर रहे हैं आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स बनाम लोकल फैसिलिटेटर। मतलब जो विचारधारा बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट ने सख्ती दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पावरफुल डिस्टिंक्शन किया है आज की सुनवाई के दौरान और केस में। उमर खालिद और शर्जिल इमाम को कोर्ट ने कहा है कि ये आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स हैं। मतलब क्या है? जो विचारधारा फैला रहे हैं भारत के हितों के खिलाफ, ठीक है, या फिर दंगे फैलाने वाली विचारधारा को फैला रहे हैं, और ये आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि षड्यंत्र के रचयिता मान लो, आर्किटेक्ट। इसका मतलब क्या है कि प्रोसिक्यूशन मटेरियल के अनुसार ये लोग प्लानिंग लेवल पर थे,
स्ट्रेटजी, मोबिलाइजेशन और एस्केलेशन में ये लोग इन्वॉल्व थे, चक्का जाम स्ट्रेटजी से जुड़े हुए थे, इनके पास जो है वो कमांड अथॉरिटी थी। कोर्ट ने कहा कि इनकी भूमिका एपिसोडिक नहीं थी, लोकलाइज्ड नहीं थी, एक्सीडेंटल भी नहीं थी, बल्कि इनकी जो भूमिका थी इस पूरे प्रकरण के अंदर वो सिस्टेमिक है और कॉन्टिन्यूअस थी, लगातार थी। इसके विपरीत जो बाकी के एक्यूज्ड जिनको आज बेल दी गई है इस मामले के अंदर, वो सिर्फ लोकल साइट तक सीमित थे, डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे थे और इंडिपेंडेंट मोबिलाइजेशन पावर उनके पास नहीं थी। और यही वजह है कि इस मामले के अंदर कोर्ट के द्वारा कुछ को बेल दी गई और कुछ को नहीं दी गई। अब बात करते हैं सेक्शन 15 यूएपीए एक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है जो टेररिस्ट एक्टिविटी को डिफाइन करता है। समझिएगा, कानून हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब की पॉलिसीज का भी ध्यान रख रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जो एक्यूज्ड हैं उनकी तरफ से ये दलील दी गई कि हमारी तरफ से कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज नहीं किया गया, हमारी तरफ से कोई वेपन यूज नहीं किया गया, तो जो स्टेटमेंट दी गई वो यूएपीए की सेक्शन 15 के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के अंदर नहीं आ सकती। यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो ये एक्ट हैं, जो ऐसे कृत्य हैं जो सेक्शन 15 के अंदर आते हैं, उसमें ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस होगा। सेक्शन 15 यूएपीए के अंदर शामिल होते हैं एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट करना, मतलब जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको रोकना भी इसके अंदर शामिल होता है। आप रोड को ब्लॉक कर दो, हॉस्पिटल्स वगैरह को रोक दो, एम्बुलेंसेस को ना जाने दो, तो वो भी इसके अंदर कवर होता है। एसेंशियल सर्विसेज, आवश्यक सेवाओं को रोकना, सड़कों को रोक देना, सिविक लाइफ जो है उसको चोक कर देना भी इसके अंदर होगा, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरे में डालना और पब्लिक ऑर्डर को बड़े पैमाने पर डिस्टेबलाइज करना भी इसके अंदर शामिल होता है। और कोर्ट ने यह माना कि चक्का जाम न्यूट्रल प्रोटेस्ट नहीं है, ब्लॉकेड शहर को पैरालाइज्ड कर सकते हैं, और जो स्ट्रेटजी है वो कई बार आउटकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कन्विक्शन होगी या नहीं ये तो ट्रायल डिपेंड करेगा, लेकिन बेल स्टेज पर प्रेमा फेसाई यानी कि प्रथम दृष्टया थ्रेशोल्ड ही काफी होता है, और यही कारण है कि कोर्ट के द्वारा इन लोगों को बेल नहीं दी गई है। आपको सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रोल एनालिसिस की। कोर्ट की सुनवाई के दौरान इन दोनों के क्या रोल्स निकलकर सामने आए, इन्होंने क्या क्या किया, प्रथम दृष्टया कोर्ट को क्या लगा, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जो ये बेल ऑर्डर डिनाई हुआ है ये सिर्फ प्रथम दृष्टया केस की वजह से, प्रेमा फेसाई केस और फैक्ट्स की बेस पर आया है, और इसमें कोर्ट ने अपना ऑर्डर देते समय इंडिविजुअल रोल का भी डिस्कशन किया। सर्जिल इमाम की बात करें तो कोर्ट ने ये नोट किया कि इन्होंने मोबिलाइजेशन जो है, लोगों को मूवमेंट कराया या जो भी कराया, मोबिलाइज किया, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इंफॉर्मेशन को शेयर किया, और सीए के तुरंत बाद, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने के तुरंत बाद इन्होंने प्लानिंग की, इन्होंने डिसरप्टिव स्पीचेस दी, स्ट्रैटेजिक मीटिंग्स में इनकी मौजूदगी रही, और उनकी भूमिका जो है वो अर्ली फेज से लेकर आगे तक फैली हुई थी, मतलब हर स्टेज तक फैली हुई थी। और उमर खालिद के बारे में कोर्ट ने कहा कि इसकी भूमिका के बारे में कहा जाए तो ये आर्किटेक्चरल थी, कि मतलब पूरी रणनीतिकार था, पूरी संरचना बनाने वाला था। धरना और चक्का जाम का फर्क समझाया इसके रेफरेंस में, टाइमिंग और एस्केलेशन की इसने सजेशन दी, और मल्टीपल प्रोटेस्ट साइट को कोऑर्डिनेट भी यही कर रहा था, और ये डिस्पर्स्ड एक्टर्स को जोड़ रहा था, जिनको खदेड़ा गया था मूवमेंट से, उनको फिर से इकट्ठा करने की बात कर रहा था। फिजिकल एब्सेंस को कोर्ट ने यहां पर इररेलेवेंट माना, और कॉन्स्पिरेसी लॉ जो षड्यंत्र का कानून है वो प्रिपरेटरी स्टेज को भी देखता है, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी कानून एक्टिवेट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 और डिफरेंशिएटेड लिबर्टी के बारे में। कोर्ट ने यहां पर एक और सबल कॉन्स्टिट्यूशनल बात कही, समझाई, उसको समझिएगा। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो जीवन और गरिमा का अधिकार देता है,
खत्म नहीं होता है यूएपीए के अंदर। यूएपीए के साथ जो अभियुक्त है, जिस अभियुक्त के ऊपर यूएपीए लगा है, उसके पास भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा का अधिकार है। लेकिन लिबर्टी एनालिसिस है ऐसे मामलों के अंदर इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, उस व्यक्ति के रेफरेंस में होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी एक्यूज्ड को एक जैसा ट्रीट करना जो है वो गलत हो सकता है और लिबर्टी और सिक्योरिटी में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति की आजादी है, लिबर्टी है, और दूसरी जगह देश की सिक्योरिटी है, तो ऐसे में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और जो रोल प्रोपोर्शनैलिटी है वो तय करता है कि बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसलिए फैसिलिटेटर को कंडीशनल बेल मिल सकती है। जो अलीज्ड मास्टरमाइंड हैं उनकी कस्टडी जो है जस्टिफाइड हो सकती है। तो मतलब समझिएगा, इन दोनों को कहीं ना कहीं कोर्ट ने अलेज्ड मास्टरमाइंड बोला है, और जिनको बेल दी गई है एक तरह से उनको फैसिलिटेटर प्रथम दृष्टया बोल दिया है, इनको अलेज्ड मास्टरमाइंड एक तरह से प्रथम दृष्टया बोल दिया है, समझिएगा। और इस वजह से ही कोर्ट को लगा कि ये अलेज्ड मास्टरमाइंड है इस पूरे षड्यंत्र के। समझिएगा, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग है। अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात की, अब पूरे मसले का एक लीगल एनालिसिस करते हैं कि इससे क्या बात हमें और समझ में आती है। ये जजमेंट केवल एक कानूनी फैसला नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का एक सशक्त स्टेटमेंट मान लीजिए, जो यह स्पष्ट करता है कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मामले को कैसे सुप्रीम कोर्ट देखती है। पूरे ऑर्डर में एक थीम लगातार और बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रही है कि नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, खासकर बेल स्टेज पर। कोर्ट ने जानबूझकर कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंडिविजुअल लिबर्टी से ऊपर रखा, लेकिन यह नहीं कहा कि लिबर्टी महत्वहीन है, और यही बैलेंस इस फैसले की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं इस पर कोर्ट का संदेश क्या है। कोर्ट का संदेश यही है कि सिक्योरिटी सबसे पहले है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ संकेत दिया है, कोर्ट ने बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि अब अलिगेशन सीधे सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और बेल ऑर्डर से जुड़े हों, तब कोर्ट्स को हाइटेंड कॉशन के साथ काम करना चाहिए, विशेष रूप से प्री बेल ट्रायल स्टेज पर। और यह जजमेंट इस बात को दर्शाता है कि जुडिशरी पूरी तरह अवेयर है कि यूएपीए केसेस सामान्य क्रिमिनल केसेस नहीं होते, और अगर सामान्य बेल प्रिंसिपल मैकेनिकली लागू कर दिए जाएं तो ये एंटी टेरर लॉज के लेजिस्लेटिव इंटेंट को कमजोर कर सकता है। कोर्ट ने यहां पर साफ तौर पर यह विचार अस्वीकार किया कि केवल टाइम लैप्स की वजह से, प्रोसीजरल डिले की वजह से, या फिर एविडेंस की मात्रा कम होने की वजह से अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यह कोर्ट की गहरी चिंता को दर्शाता है कि सिक्योरिटी लॉज हमेशा प्रभावी रहने चाहिए, केवल सिंबॉलिक नहीं। बिल्कुल सही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है कि हम हमेशा जो नेशनल सिक्योरिटी है वो पैरामाउंट होनी चाहिए, सबसे ऊपर होनी चाहिए। इंडिविजुअल लिबर्टी से ज्यादा महत्व होता है, कहीं ज्यादा महत्व होता है उसका। अब बात करते हैं दूसरा, इस मामले से क्या निकल कर आता है कि यूएपीए को डाइल्यूट करने से कोर्ट ने साफ तरीके से इनकार भी कर दिया है कि जो यूएपीए का कानून है, कोर्ट ने एक तरह से यह भी बोल दिया है कि हम इसको किसी भी हालत में डाइल्यूट नहीं होने देंगे। इस फैसले की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 43D क्लॉज 5 को डाइल्यूट करने से मना कर दिया, मतलब उसको हल्का करने से मना कर दिया, और अनुच्छेद 21 के नाम पर बेल शॉर्टकट्स नहीं बनाए हैं, और डिले को यूनिवर्सल एस्केप रूट भी नहीं बनने दिया गया है। कोर्ट ने यहां पर ग्राउंड रियलिटी को स्वीकार किया है और यह बोला है कि यूएपीए जैसे मामलों के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो स्वभाव से कॉम्प्लेक्स होता है, लेयर्ड होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर केवल डिले ही बेल का आधार बन जाए
तो सीरियस नेशनल सिक्योरिटी केसेस ट्रायल से पहले ही कोलैप्स हो जाएंगे। और इसी कारण कोर्ट ने बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। कैसे शब्दों का प्रयोग किया? स्ट्रक्चर्ड स्क्रूटनी, हाइटन्ड जुडिशियल कॉशन और स्टैट्यूटरी एम्बार्गो, कि मतलब कानून ही रोकता है कि ऐसे मामलों में बेल नहीं दी जानी चाहिए। ये शब्द जो हैं ये अपने आप से एक्सीडेंटल नहीं आए हैं, बल्कि ये पॉलिसी कॉन्शियसनेस जुडिशरी की दिखाते हैं। अब बात करते हैं, ब्लैंकेट पनिशमेंट नहीं है लेकिन सिक्योरिटी की रक्षा की है इस मामले से। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने ब्लैंकेट तरीके से कोई सिक्योरिटी ओवर लिबर्टी अप्रोच नहीं अपनाया है, बल्कि कोर्ट ने इसी मामले के अंदर, ध्यान रखिएगा, 5 एक्यूज्ड को बेल भी दी है और 2 को नहीं दी है। किसके हिसाब से? रोल्स और केयरफुली, रोल्स को जो है केयरफुली डिस्टिंग्विश किया है कोर्ट ने कि किसने क्या रोल निभाया। जिसका कम रोल था, जिसका हल्का रोल था, उसको बेल दे दी, और जिसके बारे में कोर्ट को लगा कि प्रथम दृष्टया यही कॉन्स्पिरेटर है, यही आर्किटेक्ट है, यही मास्टरमाइंड है पूरे इस प्रकरण का, तो उसको बेल देने से मना कर दिया। और कलेक्टिव गिल्ट से भी कोर्ट बचा। यह दर्शाता है कि कोर्ट इनडिस्क्रिमिनेट डिटेंशन को एंडोर्स नहीं कर रहा, बल्कि जो अलेज्ड मास्टरमाइंड है उनको कस्टडी में रखकर नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। यह अप्रोच 2 तरीके का काम करता है। पहला, स्टेट ओवररीच को रोकता है। दूसरा, सिक्योरिटी लॉज को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड जो कानून होते हैं, उनको खोखला होने से भी बचाता है। और यही डुअल बैलेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैच्योरिटी को दर्शाता है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल अपैथी को। अब बात करते हैं डिसरप्टिव प्रोटेस्ट टैक्टिक्स पर कोर्ट की क्या सबल वार्निंग है, उसको समझिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस जजमेंट की एक और सबसे बड़ी खास बात यह है कि कोर्ट ने यहां पर एक चेतावनी भी दी है कि अगर कोई व्यवस्था बिगाड़ने वाले प्रोटेस्ट करेगा या प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेगा, प्रोटेस्ट स्ट्रैटेजीज अपनाएगा, तो हम उसको रोकेंगे। यह कोर्ट ने साफ कह दिया है। सिविक पैरालिसिस को डिसेंट का नाम कभी भी नहीं दिया जा सकता। आप रोड ब्लॉक कर दो, रास्ते ब्लॉक कर दो, सब कुछ, और उसके बाद वायलेंस भड़काने वाली स्टेटमेंट दो, तो यह काम नहीं होने दिया जाएगा। कोर्ट ने यहां पर यह भी स्वीकार किया है कि एसेंशियल सर्विसेज का सिस्टेमिक चॉकिंग नेशनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए कोर्ट का जो आदेश है वो स्पष्ट आदेश संदेश यही निकलता है कि हर प्रोटेस्ट मेथड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड नहीं होता। आपको संविधान के तहत प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, मगर वो संविधान का जो प्रोटेस्ट का अधिकार देता है वो उसके साथ साथ कुछ सीमाएं भी है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। समझ गए? प्रोटेस्ट मेथड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड नहीं होता, हर प्रोटेस्ट मेथड। आज के समय में जब मोबिलाइजेशन डिजिटल तौर पर होता है, स्ट्रेटजी डिसेंट्रलाइज्ड होती है और वायलेंस जब इनडायरेक्ट हो सकता है, तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं यह भी माना है कि जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं वो हमेशा हथियार को लेकर नहीं होते, विचारधारा को लेकर भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे आज के इस फैसले के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की। क्या इंपैक्ट लंबे समय तक पड़ सकता है? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है? प्रो स्टेट नहीं बल्कि प्रो कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन है। कई लोगों को लगेगा कि ये तो राज्य को फेवर किया गया है। नहीं, राज्य को फेवर नहीं किया गया है। ये फैसला, ये देश को फेवर किया गया है, ना सरकार को फेवर किया गया है। देश को, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और देश में कोई बांटने वाली विचारधारा नहीं बढ़ सकती। इस बात को, इस विचार को भी सपोर्ट करता है ये डिसीजन। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिख दीजिए यस। अच्छा, एक चीज, ये जजमेंट भविष्य में कैसे देखा जाएगा? ये जो फैसला है आज का, भविष्य में देखा जाएगा प्रो नेशनल सिक्योरिटी के रूप में, और साथ में इस फैसले को आप एंटी लिबर्टी भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी मामले के अंदर 5 दूसरे अभियुक्तों को बेल भी दी है कोर्ट ने। कोर्ट ने यहां पर यह नहीं कहा है कि लिबर्टी जो है वो एक्सपेंडेबल है। कोर्ट ने कहा है कि लिबर्टी को कॉन्टेक्चुअल और आनुपातिक तौर पर देखना चाहिए और रोल स्पेसिफिक तरीके से देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में दोहराया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, संवैधानिक
आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आजादी की रक्षा करता है, लेकिन डिस्टेबलाइजेशन का लाइसेंस नहीं देता है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो संविधान है वो आजादी तो देता है, लेकिन किसी को डिस्टेबलाइजेशन करने का भी अधिकार नहीं देता है। और इस जजमेंट की यही कोर फिलॉसफी है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस पूरे जजमेंट के जो सबसे बड़े टेक अवे हैं वो ये है। पहला, कि अगर ट्रायल में डिले हो रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक बेल नहीं मिलेगी यूएपीए के मामले के अंदर। दूसरा, जो यूएपीए की धारा 43 डी क्लॉज 5 है, यूएपीए की जो धारा है वो अभी भी मजबूत है बहुत, कि अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया यूएपीए के मामले में लगे कि हाँ भाई प्रथम दृष्टया जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप लगे हैं वो सच है, तो बेल नहीं दी जाएगी, ये धारा कहती है, और ये आज की तारीख में भी मजबूत है। तीसरा, कोर्ट जो है अब मास्टरमाइंड और आर्किटेक्ट और इसके वर्सेस फुट सोल्जर्स जो हैं उसके बीच में डिफरेंशिएट करेगी, उसमें फर्क करेगी। जो आर्किटेक्ट होंगे, जो मास्टरमाइंड होंगे, उनके साथ ज्यादा सख्ती दिखाई जाएगी। और जो यूएपीए जैसा कानून है वो नॉन वायलेंट सिस्टेमिक डिस्क्रप्शन भी उसके अंदर शामिल होता है। और के ए नजीब का जो केस मैंने आपको बताया था वो कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि हर डिले वाले केस के अंदर बेल मिलेगी ही मिलेगी। बेल हमेशा रोल स्पेसिफिक और प्रोपोर्शनल होगी। ये फैसला जो है भविष्य में यूएपीए बेल केसेस की दिशा तय करेगा और स्टेट की शक्ति को मजबूत करता है, लेकिन साथ ही जो न्यायिक निगरानी है उसकी जिम्मेवारी को भी बढ़ाता है ऐसे मामले में। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। और अगर आपको ये डिटेल्ड लीगल एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो कानून, जुडिशरी और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में रुचि रखते हैं। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच सही बैलेंस बनाया है या नहीं बनाया है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा सभी के साथ। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।